नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं और खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने यहां विजिट किया हुआ है। यहां पे आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में, यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सेक्शन। इस एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पे यहाँ पे आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 ऑफ 2024 ITI प्रिंसिपल ग्रुप बी इन स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद दिया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 2024 ITI प्रिंसिपल ग्रुप ए इन स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। यानी ITI प्रिंसिपल की पोस्टें निकली हुई हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि आखिर ये ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्यों रखा गया है। तो एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट को विजिट कर सकते हैं। तो मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो आप इसमें देखेंगे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 है। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 क्या था आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 जो था वो आपका ग्रुप ए था। ठीक है, तो ग्रुप ए में आप जब देखेंगे यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है और ये 18/5/2024 को आ चुका था। ठीक है, इसमें नेम ऑफ पोस्ट क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल ऑब्लिक प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ग्रुप ए जूनियर असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर टेक्निकल ग्रुप ए जूनियर इन स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा। यानी ये हरियाणा के अंतर्गत आई हुई वैकेंसी है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 22/5/2024 से स्टार्ट है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद 5/6/2024 इसकी लास्ट डेट दी गई है। ठीक है, इसके लिए कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी उस चीज़ के लिए आपको देखना होगा। इंश्योर देयर फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है उससे रिलेटेड हम आप यहाँ पे मेन पॉइंट्स पे देखेंगे। इसमें देखिए जो टोटल पोस्टें दी गई हैं, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट दिया गया है। जनरल की 2 पोस्टें हैं, SC ऑफ हरियाणा 1 पोस्ट है, BC एक पोस्ट है, EWS हरियाणा 3 पोस्ट हैं। टोटल इस तरीके से 7 पोस्टें इसमें दी गई हैं ग्रुप ए में। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखना है डिग्री इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन अ वर्कशॉप और इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट, मैंने 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज एन एडिशनल क्वालिफिकेशन। आपका टीचिंग एक्सपीरियंस अगर रहता है गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से तो उसको एक एडिशनल क्वालिफिकेशन के रूप में काउंट किया जाएगा। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी, आपके पास हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिफिकेशंस थी, यानी आपके पास बीटेक हो, अब बीटेक अब प्लस आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। स्केल ऑफ पे देख सकते हैं आप 15,600 से लेकर 39,100 प्लस 5400 ग्रेड पे के आधार पे है ये। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल पे लेवल आपका 10 रहेगा, इसमें रिवाइज कर दिया गया है इसमें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट आपकी ये रहने वाली है। जो रिक्रूटमेंट सेक्शन के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, ये सारी चीज़ें आपको सभी फॉर्म में देखने को मिलती हैं, तो इस चीज़ से रिलेटेड मैं डिस्कस नहीं करूँगा। एज लिमिट की बात कर लें तो 30 ईयर मिनिमम एंड नॉट मोर देन 42 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और बाकी कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, किसके लिए, SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर का, एंड अदर जो एक्स सर्विस में डिसेबल्ड पर्सन हु कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी एक्ट 2016 उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसमें। ठीक है, रिलैक्सेशन के बारे में ये बातें हो गई, और क्वालिफिकेशन रहेगी इसके लिए, उसके बारे में मैंने आपसे सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। इसके फॉर्म फीस की अगर बात करें तो इसके भी जो भी कुछ मेन की पॉइंट्स हैं मैं उन सभी पे डिस्कस कर लेता हूं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे देखेंगे आप एप्लीकेशन फ़ी के लिए, तो फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ अ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा 1000 रुपीज़ का फॉर्म फीस रहने वाला है यहाँ पे। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ अ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर 1000 रुपये का फॉर्म फी रहेगा। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, यानी ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, जितने भी कैंडिडेट अदर स्टेट के इसमें अप्लाई करेंगे, लाइक एज यूपी, राजस्थान, बिहार एंड अदर जो नियर बाई कैंडिडेट दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं, वो सभी कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ का फॉर्म फीस पे करना रहेगा। ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ अ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग द फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली
250 रुपीज़ का फॉर्म फीस पे करना रहेगा। फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, जितनी भी कैटेगरी अदर स्टेट की गर्ल्स होंगी उनके लिए भी 250 रुपीज़ का यानी 250 रुपये का फॉर्म फीस पे करना रहेगा। बाकी सभी के लिए 250 रुपीज़ का। फॉर ऑल पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज़ के लिए फॉर्म फीस 0 है। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी के लिए एंड अदर ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ का फॉर्म फीस रहने वाला है इसमें। ठीक है, आपको फॉर्म फीस रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या टू बी अपलोडेड बाय द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। स्कैन फोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, उसके बाद सिग्नेचर, स्कैन कॉपीज ऑफ डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉपी ऑफ एससी सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा BC एंड BCB दोनों का, स्कैन कॉपी ऑफ EWS सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ DESM सर्टिफिकेट ऑफ ईयर 2024-25। ठीक है, और PWD सर्टिफिकेट, आधार कार्ड कॉपी, परिवार पहचान पत्र, ये हरियाणा वाले कैंडिडेट्स के लिए है रिजर्वेशन लेने के लिए। हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अदर स्टेट कैंडिडेट को ये अपलोड नहीं करना होगा। NOC डिपार्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के आप अलाइन मैंने जॉब करते हैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस को आप इसमें शो करेंगे तो आपको इसमें NOC सबमिट करना होगा। स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग वर्क ऑन एडॉक कॉन्ट्रैक्ट और वर्क चार्ज डेली बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट, उसकी कॉपी को आपको लगाना होगा इसमें। स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन एनेक्चर फर्स्ट। ठीक है, जो भी चीज़ें कही गई हैं उसके हिसाब से। उसके बाद ये जो इसके की पॉइंट्स थे उसके बारे में मैंने आप सभी को डिस्कस कर दिया है, जो भी इसके की पॉइंट्स रहने वाले थे। ठीक है, तो फॉर्म फीस के बारे में बता दिया, एज लिमिट के बारे में आप सभी को मैंने बता दिया। उसके बाद किसी भी हेल्पलाइन के लिए जैसे आपको कोई हेल्प चाहिए तो उनसे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस मेल पे आप मेल भेज सकते हैं। जो भी आपका इशू रहे वो उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यही इसके की पॉइंट्स थे। ये एनेक्चर फर्स्ट है। इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब नीचे के आएंगे, लेटर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इशूइंग अथॉरिटी, जो मतलब लेटर हेड कहने का मतलब ये है कि आपका एक्सपीरियंस जिस भी जगह से है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से है, उसका लेटर हेड होना चाहिए। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका एड्रेस होना चाहिए। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट आपका नाम, फादर्स नेम, इज एम्प्लॉय ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्यूटीज एंड परफॉर्म ऑन द पीरियड ऑफ। ठीक है, उसके नेम, पोस्ट हेड, कब से कब तक काम किए, टोटल पीरियड, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, परमानेंट, रेगुलर, पार्ट टाइम, टेम्प्रोरी, ये सारी चीज़ें फिलअप करके, पे स्केल क्या रहा था, ड्यूटीज ऑफ परफॉर्मिंग एक्सपीरियंस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, वर्क एज ए सुपरवाइजरी, बैंक अकाउंट नंबर, EPF ID नंबर, ESI एम्प्लॉय कोड, NPS/प्रान नंबर। जब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका NPS और प्रान नंबर होता है तो ये उनके लिए है। बाकी जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होंगे उनको EPF नंबर भरना होगा, चाहे ESI कटता हो तो ESI नंबर भरना होगा। दिस इज 2 to 35। जब ये सभी जो भी जानकारियाँ दी गई हैं इनके बारे में सही हैं और कंपिटेंट अथॉरिटी जो आपके HR डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो यहाँ पे साइन करेंगे इस चीज़ पे, तो इस परफॉर्मे में ही आपको सारी चीज़ें रखनी है। देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस गेन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, द कैंडिडेट शुड इनक्लोज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज ए रिलेवेंट इन केस एज along with the above certificate to प्रूव इन जेन्युइननेस। माने आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जेन्युइन है यानी इसके लिए आपको क्या क्या लगाना रहेगा आप इसमें ध्यान दे लीजिए। कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट ऑब्लिक पासबुक इन विच सैलरी डिपॉजिटेड फॉर रिलेवेंट पीरियड। माने आपने अभी लेटेस्ट में सैलरी जो गेन की है तो आपकी बैंक पासबुक में उसको प्रिंट आउट करवा के उसकी कॉपी लगाएंगे। उसके बाद मेंबर पासबुक ऑफ EPF का जैसे आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आपको उसमें वर्क एक्सपीरियंस टोटल दिखा देता है ग्राफ में ही कि आपने इतने दिन आपका इतने दिन PF कटा है, तो उसके एज ए मैंने आपका एक्सपीरियंस ओरिजिनल है या नहीं इस चीज़ के लिए तो आपको वो चीज़ लगानी होगी। उसके कॉपी ऑफ मेंबर पासबुक, स्टेटमेंट ऑफ ESI कंट्रीब्यूशन रिलेवेंट पीरियड, कॉपी ऑफ अ फॉर्म 26 AS ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, वो चीज़ें ITR फाइल करते हैं जो आप उसका लगा दें। कॉपी ऑफ NPS कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट पीरियड, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका NPS कटा होगा, तो NPS कटा होगा तो आप उतने ईयर का NPS का वो ये जो परफॉर्मेंस NPS कंट्रीब्यूशन का एज लाइक EPF आपका कंट्रीब्यूशन का वो खुल के आ जाएगा जब आप लॉगिन करेंगे, तो वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा कि आपका एक्सपीरियंस पूरी तरह से ओरिजिनल है। तो ये एक्सपीरियंस से रिलेटेड बातें हो गई और जो इसके फॉर्म फीस एंड अदर चीज़ों से रिलेटेड बातें थी वो सभी मैंने आप सभी को बता दी हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 में है, ग्रुप A में है, उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 में देखिए मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 भी खोल लिया है। सेम क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें हैं वही चीज़ सेम रहेंगी। इसमें बस ये फ़र्क इतना है कि इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें जनरल के लिए 50 दी गई है, ठीक है, ग्रुप B में। उसके बाद टोटल 91 पोस्टें हैं। उसके बाद SC कैटेगरी के लिए 18 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं BC के A कैटेगरी के लिए 9 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद BCB कैटेगरी के लिए 5 पोस्टें, EWS कैटेगरी के लिए हरियाणा के लिए 9 पोस्टें दी गई हैं, ठीक है। इस तरीके से टोटल कैटेगरी
पोस्टों का कैटेगरी वाइज रख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेम जो 14 नंबर एडवर्टाइजमेंट में उसी तरीके से 15 नंबर एडवर्टाइजमेंट में भी दिया गया है, ठीक है। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सब चीज़ सेम रहेगा, बस इसमें जो फ़र्क रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस चीज़ में फ़र्क है। क्लोजिंग डेट सारी चीज़ें वही हैं जो उसमें कहा गया है। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख लीजिए, फुल टाइम रेगुलर मोड AICTE रिकॉग्नाइज बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी बीटेक आपके पास होनी चाहिए। किससे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अवार्डेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ AICTE के द्वारा जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सभी से, किसी से भी, इन सभी ब्रांचों से आपका बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद 3 ईयर का आपके पास इंडस्ट्रियल टीचिंग एक्सपीरियंस इन अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस इन ए रिलेवेंट फील्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ ए बैचलर डिग्री। अगर देखिए ग्रुप ए जो है उसमें क्या है कि आपको एक्सपीरियंस को लेके उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप वगैरह से उस एक्सपीरियंस में मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सुपरवाइजरी लेवल का भी एक्सपीरियंस है बीटेक के बाद 3 साल का, तो वो सभी कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हिंदी और संस्कृत एज अ मेन सब्जेक्ट इन मैट्रिक में आपके पास होना ही चाहिए, हिंदी या फिर संस्कृत, ठीक है। उसके बाद ये बाकी सारे क्राइटेरियाज, एज लिमिट 30 से 42, वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी सभी के लिए। उसके अलावा बात करते हैं इसके एक्सपीरियंस लेटर की। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें एक्सपीरियंस लेटर जो उसमें दिया गया था सेम उसी तरीके से इसमें भी दिया गया है, सेम उसी तरीके से सारी चीज़ें इसमें भी फुलफिल करवानी रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गई एक्सपीरियंस से रिलेटेड बातें। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बीटेक होल्डर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो वर्किंग में है, और बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट है, ठीक है। तो आप सभी को इसमें अप्लाई करना चाहिए, और आपके कलीग्स में जो कोई भी हो अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें, ये इन्फॉर्मेशन हम सभी तक साझा करें। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस ऑफिशियल वेबसाइट का, जहां से आप डायरेक्टली साइट को विजिट कर सकते हैं। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।